तो मुझे लगता है उसी वक्त उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इधर मीडिया उससे सवाल पूछना शुरू करे और इधर बलराज जी जैसे और मेरे जैसे लोग ऐसे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और ऐसे जजों के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक आंदोलन शुरू करें और कोर्ट में पिटीशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर पीआईएल की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी डालें। लोग सच्चाई के तरीके से दिखाना जारी रखें और जनता की आवाज़ को सरकार के और न्यायालयों के कान तक पहुंचाने का काम जारी रखें। डरने की जरूरत नहीं है, डर के आगे ही जीत है। जो डर गया समझो मर गया, वो सोने का जो डायलॉग है वो केवल डायलॉग नहीं है। अभी अगर कोई भड़काऊ बात करेंगे तो जो कार्रवाई मेरे खिलाफ हो सकती है वो आपके खिलाफ भी हो सकती है, वो नेता के मंत्री के खिलाफ भी हो सकती है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हो सकती है और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी हो सकती है। नमस्कार, जय भीम, आदाब। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया, पब्लिक मीडिया एंड चैलेंजेस। मैं समझता हूँ जितनी ज़रूरत कुर्बानी की आज़ादी के लिए पड़ती है, फिर से दोहरा रहा हूँ, जितनी ज़रूरत कुर्बानी की आज़ादी के लिए पड़ती है, मेरा मानना उससे ज़्यादा ज़रूरत कुर्बानी की आज़ादी को बचाए रखने के लिए पड़ती है। तो हम लोग आधी बात तो समझ लिए और आधी बात को हमने छोड़ दिया। भाई जिनसे आज़ादी चाहिए थी वो हमारे दुश्मन सामने हैं, दिखते थे ये दुश्मन है, उनको पहचानने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं थी, पता था कि भाई इनके साथ में लड़ाई है। लेकिन आज तो दुश्मन आपके बीच में से पैदा हो गए। जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते थे, जो लोग आपातकाल की को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं, आज भी कोसते रहते हैं, कभी वो उस आज आपातकाल की तुलना आज के अघोषित आपातकाल से भी कर लें। कभी वो पब्लिक से भी तो पूछे कि उस वक्त जब आपातकाल 1975 में लगा वो दौर ज़्यादा अच्छा था या जब आज घोषित रूप से आपातकाल नहीं है, क्या आज का दौर वो उस दौर से ज़्यादा बेहतर है? जब लोग चारों तरफ से थक जाते हैं तो न्याय के लिए कोर्ट में जाते हैं और अगर कोर्ट आस्था के ऊपर जजमेंट देना शुरू कर दे तो फिर न्याय का क्या होगा? कोई भी देश आज़ाद होता है तो संघर्ष करता है और आज़ादी के बाद अपनी फोर्स बड़ी करता है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी लाता है, तरह तरह के औजार हथियार लाता है ताकि दोबारा से गुलाम ना हो जाएं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो एक पॉलिटिशियन भी हूं, 2 बार एमएलए भी रह लिया, मंत्री भी रह लिया और एक सोशल वर्कर भी हूं और वकील भी हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जो आपकी आज़ादी जिसको दिलाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, आप लोग उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए क्या कर रहे हो? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? ये मैं मतलब देश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आपको अपनी खुद की आज़ादी और अधिकार सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? धर्म के नाम पे आपको अंधा कर दिया गया है, आस्था के नाम पे अंधा करके आपको सवाल पूछने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और आपकी हालत बिल्कुल उसी पक्षी की तरह हो गई है जिसके तानाशाह एक एक पंख नोच लेता है और दाना डालता रहता है। वो लहूलुहान होकर भी अपने खून को नहीं देखता, फिर भी वो पंख उखाड़ने वाले के पीछे पीछे दाने के लिए चलता है। तो आज का तानाशाह आपके सारे पंख उखाड़ चुका है, 5 किलो राशन दे रहा है, आप पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको सबको सोचना पड़ेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जैसा एक वो बड़ा अच्छी बात कह रहे थे, वो लॉन्चर वाले, क्या नाम था उनका, अशोक वानखेड़े जी के बाद जो बोले, चित्रांशी जी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी के बारे में, थी उन्हीं के बारे में और उनसे पीछे भी 1-2 चीफ जस्टिस ऐसे रहे। उन्होंने कहा कि जजमेंट से पहले जो टिप्पणियां होती हैं वो लोगों को खुश करती हैं, लेकिन जब जजमेंट आता है तो टिप्पणियों के विपरीत क्यों आने लगा? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जजेज अपने
आर्ग्यूमेंट सुनने के दौरान जो टिप्पणियां किया करते थे, तो लोगों को आभास हो जाता था कि ये जजमेंट किस दिशा में जा रहा है। लेकिन पिछले 6-7 सालों के अंदर आप देखिए कि जो टिप्पणियां जजेस की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आ रही होती हैं, मीडिया में प्रकाशित भी होती है, लोग खुश भी हो रहे होते हैं, लेकिन जब जजमेंट आता है तो वो एकदम उन टिप्पणियों के भी विपरीत आता है। अगर इसको अंदर झांक के देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेशक मेरे खिलाफ लग जाए, पर मैं तो बोलूँगा, नहीं लगती है, अब मैं बोलूँगा। इसका मतलब ये हुआ जब टिप्पणी की जा रही है तो किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपके पास आए और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। और जब आपको मिलने का वायदा हो जाता है तो फिर आप उन्हीं टिप्पणियों के विरुद्ध में जाके जजमेंट दे देते हैं। ये आप सबने देखा होगा। तो मैं समझता हूं कि आज ये सोचना ही मूर्खता है कि हम न्यायालय जाएंगे और वहां से हमें न्याय मिलेगा। वो नेता जो वोट मांगने के लिए हर किसी की झुग्गी झोपड़ी तक हाथ जोड़कर आता है, जीतने के बाद उसी को आंखें दिखाता है। आप उससे टाइम मांगते रहते हैं, महीनों महीनों टाइम नहीं मिलता। बल्कि यहाँ तक होता है कि एमएलए और सांसदों को प्रधानमंत्री और मंत्री के यहाँ टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके मंत्री को सप्ते 10 दिन लग जाते हैं, और एमएलए इसको तो 6-6 महीने लग जाते हैं। तो राजनीति जा किस दिशा में रही है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, क्या कहा गया चुनाव से पहले, कौन सी शपथ चुनाव जीतने के बाद ली, कौन सी शपथ एक जज ने जज बनने के समय पर ली, उस शपथ को रिकॉर्ड करके रख लो। और फिर वो जब अपना एक्शन करता है, डिसीजंस लेता है, चाहे वो मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, चाहे जज हो, जब उसके निर्णय के अंदर उस ओथ के खिलाफ जाके कार्य नजर आता है, तो मुझे लगता है उसी वक्त उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इधर मीडिया उससे सवाल पूछना शुरू करे, और इधर बलराज जी जैसे और मेरे जैसे लोग ऐसे मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और ऐसे जजों के खिलाफ कोर्ट से लेकर सड़क तक आंदोलन शुरू करें। और कोर्ट में पिटीशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर पीआईएल की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी डालें, डालना चाहिए, डालना पड़ेगा। और आज जो ये मंच आपके लिए दिया, इसीलिए दिया है क्योंकि आप सोशल मीडिया या पब्लिक मीडिया, आप लोग जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप केवल सरकार की आवाज़ नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपका रोल बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, और उस रोल में अगर आपके ऊपर कोई आंच आती है तो ये हमारा जो एडवोकेट्स का फोरम है, आपके खिलाफ होने वाली अन्यायकारी, दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ हम लोग आपके साथ आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको कहने के लिए आ जाए हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एडवोकेट्स लोग कोर्ट के अंदर भी ज़रूरत पड़ेगी या जिस फोरम पे भी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी भी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग सच्चाई के तरीके से दिखाना जारी रखें और जनता की आवाज़ को सरकार के और न्यायालयों के कान तक पहुंचाने का काम जारी रखें। डरने की ज़रूरत नहीं है, डर के आगे ही जीत है। जो डर गया समझो मर गया, वो शोले का जो डायलॉग है वो केवल डायलॉग नहीं है, सच्चाई तो है। मैं उसे बड़े नज़दीक से देखा है, जो डर गया तो समझो मर गया। क्योंकि डराने की कोशिश हमें भी अनेकों बार हुई है। हमने तय किया हम कुर्सी छोड़ सकते हैं, पर डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और अपने मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। और यही उम्मीद मैं आप सबसे भी करता हूँ, क्योंकि लंबी केवल बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ राइट्स हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी हैं, तो राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप कोई न्यूज़ जब बनाते हैं और डालते हैं सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कई बार क्या होता है कि आप जो लिखते हैं ऊपर,
आकर्षित करने के लिए ऐसे शब्द लिखते हैं जो पढ़ते हैं तो उसमें उसके बिल्कुल उलट मिलता है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आप में और उन जजों की टिप्पणियों में अंतर क्या रह गया? जो बोल कुछ हो रहा है, दिखा कुछ हो रहा है और अंदर कुछ और है। तो ये आपको भी देखना पड़ेगा। एक तो सनसनी फैलाने वाला ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय सच को सच्चाई तरीके से दिखाएं। ठीक है, आकर्षित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, पर ऐसा भी ना हो कि आप बोल कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे और अंदर कुछ मटेरियल कुछ और है। इसमें आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी भी मदद तब तक की जा सकती है जब तक आप सच्चाई के साथ हैं। आप भी अगर कोई भड़काऊ बात करेंगे तो जो कार्रवाई मेरे खिलाफ हो सकती है वो आपके खिलाफ भी हो सकती है, वो नेता के मंत्री के खिलाफ भी हो सकती है, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हो सकती है और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं कर रहा हूँ कि जो अभी पिछले दोनों हाई कोर्ट जज के खिलाफ लोकपाल ने एक नोटिस जारी किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस नोटिस को रद्द कर दिया और साथ में ये भी कहा और लोग डर जाएंगे आपके सामने, हम न्यायपालिका आपके सामने डरेगी नहीं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वुड भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि ये और लोग आपके सामने डर जाएंगे, आपसे डर जाएंगे, पर हम आपके सामने डरने वाले नहीं हैं। लोकपाल को कोई अधिकार नहीं है हमारे खिलाफ। भाई लोकपाल को अधिकार नहीं है, पर तुम्हारे खिलाफ तुम ही जांच करोगे। ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? ये अधिकार किसने दे दिया आपको कि आपके खिलाफ कोई महिला एट्रोसिटी का केस बनाए, आरोप लगाए, छेड़छाड़ का, बदतमीजी करने का, और उसकी जांच भी आप खुद करें? ये क्या बात हुई भाई? जब हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, मैं खुद LLM में मैंने पढ़ा था, फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो ये कहता है कि भाई जिसके खिलाफ शिकायत है वो खुद जांच ना करे और दोषी को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, फेयर प्ले इन एक्शन होना चाहिए। ये 3 सिद्धांत हैं, एक फेयर प्ले इन एक्शन, दूसरा हियरिंग, जो सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब आप जब अपने आप खुद जब निर्णय देते हैं, आप कटघरे में खड़ा करते हैं अधिकारियों को, तब आप ये कहते हैं कि देयर इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जिस बात को आप उन अधिकारियों के लिए कह रहे हो कि आप ही के खिलाफ केस किया और आप ही ने जांच करके अपने आप को साफ निकाल लिया और उल्टा उस बेचारे कर्मचारी को सजा दे दी, उसको सस्पेंड कर दिया। तो भैया जब आप उस अधिकारी के बारे में उस केस को सुनते वक्त ये टिप्पणी, ये जजमेंट दे रहे हैं, तो फिर ये जजमेंट आप पे भी तो लागू होना चाहिए। जब आप ही के खिलाफ आरोप है तो फिर आप ही जांच क्यों कर रहे हो? कोई तो इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे ना। तो लेकिन इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ने में कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम में से मेरे जैसे साथी बहुत हैं जो तैयार हैं कुर्बानी के लिए। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मरना पड़े, लड़ाई तो लड़नी है। मरना तो वैसे भी एक दिन सबको है, राजेंद्र गौतम को भी मरना है और मोदी जी को भी मरना है। और बुद्ध ने कहा हर चीज़ अनित्य है। उधर BT एक्ट को रिपील कराने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, आपको पता है। किसी की आप बताइए, किसी के धार्मिक स्थल पे क्या ईसाइयों के धार्मिक स्थल को संचालन करने की मैनेजमेंट कमेटी में कभी किसी हिंदू या मुसलमान को रखा जा सकता है? रखा गया पूरी दुनिया में? कहीं नहीं रखा गया। हिंदुओं के मंदिर के संचालन में मैनेजमेंट कमेटी में क्या किसी ईसाई या मुस्लिम को, किसी और को रखा गया? नहीं रखा गया। इसी तरह गुरुद्वारे के मैनेजमेंट में सिखों से ले किसी को नहीं रखा गया। तो जो हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र है, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो महाबोधि टेम्पल, उसके अंदर 4 पुजारी ब्राह्मण बिठा रखे हैं, 4 बौद्ध भिक्षु हैं। बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि टेम्पल, वो BT एक्ट को रिपील करने की एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें अनेकों बौद्ध भिक्षु और उपासक भूख हड़ताल पे बैठे। क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है 12 तारीख से, लेकिन सरकार के ऊपर कान पे बिल्कुल जूं नहीं चल रही है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से वो बात भी लोगों तक जानी चाहिए कि बुद्धिस्ट जो टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका पूरा संचालन केवल बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। आपने तो जाके वहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ी ये कह के कि यहाँ मंदिर, यहाँ रामलला पैदा हुए, यहाँ मंदिर था, जबकि सारे अवशेष वहाँ खुदाई में बुद्ध के निकले। वो तो साकेत नगरी थी। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ ये बात भी देश के कोने कोने में और सत्ता तक और न्यायालयों तक जानी चाहिए कि भाई ये बौद्ध मंदिर
ये बौद्धों को ही उसका मैनेजमेंट मिलना चाहिए और उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। मैं खुद वहाँ जाने वाला हूँ जल्दी, और मैं आह्वान करता हूँ कि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहिए। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हर हाल में हर तरीके से जैसे हैं उपलब्ध रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।